नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। और ये बेटा बहुत ही आसान सा चैप्टर है जिसमें आपको कभी मार्क्स लूज नहीं करना पड़ेगा। तो जो कोर मैथ्स है ना क्लास 11th का, उसमें ये दोनों चैप्टर अलग अलग हैं। सेट्स अलग से पढ़ना है आपको, 11th में रिलेशन पढ़ना है वो भी थोड़ा सा, और 12th में फिर से रिलेशन पढ़ना होता है। तो कोर मैथ्स में ये अलग अलग टॉपिक होते हैं, अप्लाइड में दोनों एक ही चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है ना। सबसे पहले सेट, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का क्लास में कल पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, याद है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। तो वहां पे मैंने मार्क कराया था सेट वर्ड का मतलब क्या होता है। कल के क्लास में क्या मतलब होता है? कलेक्शन। क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी याद है? म्यूचैटस म्यूचैंडेंस टेक्निक जो पढ़े थे हम लोग कल, वहां पर सेट वर्ड का मतलब क्या होता है? तो बाबू, अगर इसकी सिर्फ इस वर्ड की बात करें तो इसका मतलब ही होता है कलेक्शन। सेट का मतलब होता है कलेक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ सेट, तो सेट का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन होना है। डेफिनेशन लिखो, अ वेल डिफाइंड collection of objects, numbers, etc etc, कुछ भी, अभी ऑब्जेक्ट तक रहने दो। तो हम कॉमन सेंस के हिसाब से सेट वर्ड का मतलब होता क्या है? कलेक्शन। अब जो मैथ्स में आप सेट पढ़ रहे हो तो देखो, सिर्फ कलेक्शन वर्ड हम लोगों ने यूज नहीं किया है, एक और वर्ड यूज किया है, और वो क्या है? क्या वर्ड यूज किया है? वेल डिफाइंड। और उसके बाद कलेक्शन तो सेट का मतलब होता ही है। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? इफ आई आस्क यू कि बेटा शौर्य, आप बताओ कि आपका टॉप 3 सिंगर्स फ्रॉम बॉलीवुड कौन है? कोई नहीं यार, तू आदमी गजब है, तू बता। अरिजीत सिंह। अच्छा, और जिंदा है तो नाम बताइए। कौन बताएगा? 3 अपना फेवरेट सिंगर, चलिए आप बताएंगे। सर अरिजीत सिंह जी। सर एक के टैबलेट हाँ, ठीक है। केके एंड आतिफ असलम। आतिफ असलम, चलो ठीक है। सर आप बताइए, आपका? कोई नहीं है, आप बताइए सर। ठीक है, आपका मैडम? ठीक है। अब आप बताओ कि इन तीनों का जो आंसर था सेम टू सेम है? तीनों ने अलग अलग आंसर दिया। उसके हिसाब से कुछ और है, उनके हिसाब से कुछ और है, आपके हिसाब से कुछ और है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? योर फेवरेट टॉप 3 बॉलीवुड एक्टर्स। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो जो सबका आंसर होगा सेम होगा कि अलग हो सकता है? अलग हो सकता है। चलो, अब आपसे फेवरेट सब्जेक्ट इन क्लास 11th, ये तो बता सकते हैं? कुछ नहीं, सब बेकार लग रहा है, छोड़ दे, साइंस में चले जाए। आप बताइए सर, फेवरेट सब्जेक्ट? अकाउंट्स लग रहा है आपको? आपको? चलो, अभी अभी बहुत कम टाइम हुआ है, आप बताइए। सॉरी, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स, मेरा नाम ले, एक सब्जेक्ट मैथ्स बोल जल्दी। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, अच्छा। कुछ नहीं बेटा, आपका? अकाउंट्स। मैथ्स सुनो, सबको फालतू लग रहा है, मैथ्स लग रहा है, चलो गुड। क्या सबका आंसर सेम होगा? जरूरी है ऐसा? नहीं। तो जब आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, जब आपने आंसर दिया है और सबका आंसर सेम नहीं है, तो क्या वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा? नहीं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है यूनिवर्सली सबके लिए वही वैलिड है। जब आप बोलोगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब सब कोई आंसर देंगे तो आंसर वही होगा। अब क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा है, सारे नेचुरल नंबर्स का नाम बताओ जो 5 से छोटे हैं। 1, 3, 4। ठीक, क्या सबका आंसर सेम था? क्या दुनिया में किसी से भी पूछोगे यही आंसर देगा? दैट मीन्स ये जो 1, 2, 3, 4 नंबर्स हुए वो वेल डिफाइंड है, यूनिवर्सली सब आंसर एक ही टाइप का देगा, सब कैसा नहीं आंसर चेंज होते रहेगा। पॉइंट समझा? तो ये मतलब होता है वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड, सबके लिए सेम। इसका अलग होगा, उसका अलग होगा, ऐसे अगर करोगे तो वो सेट नहीं कहलाता। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि वोवेल्स इन अल्फाबेट तो कितने होते हैं? ए आई यू 5 ही होते हैं, सारे आंसर लोग सेम देंगे। ठीक है,
तो बेटा सेट का मतलब आप समझ पा रहे हो कि अगर आप कोई भी चीज का कलेक्शन बनाते हो, कलेक्शन मतलब ग्रुप, एक से ज्यादा या एक होगा या उनमें से एक ही रूल फॉलो करना है मैथ्स में, क्या? इट शुड बी वेल डिफाइंड। अगर है तो फिर वो सेट कहलाता है। ठीक है, अब जब आपने सेट लिखा, अगला टॉपिक हमारे पास लिखो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता कैसे है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। लिखना आपको, लिखिए। जब आप सेट्स को लिखेंगे तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को लिखने का दो तरीका होता है। पहले को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म ऑब्लिक टैबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो तरीके से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहले तरीके पे आते हैं, हाउ टू डू दिस। अगर आपको बोला गया, सपोज करो कि राइट अ सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, तो आप क्या लिखेंगे? ए ई आई ओ यू। आपने जो भी कलेक्शन बनाना था बना दिया। क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या दुनिया में सबके लिए वैलिड होगा? ठीक है, वैलिड है। अब जो भी आपने ये मेंबर्स को डाला है इसमें, मतलब जो भी कलेक्शन आपने बनाया, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? एलिमेंट्स और मेंबर्स, दोनों वर्ड यूज हो सकता है क्वेश्चन में, आइदर एलिमेंट्स या फिर मेंबर। जनरली ज्यादा यूज होने वाला वर्ड होता है एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स को आपको कॉमा के थ्रू सेपरेट करना होता है। जो भी आपने एलिमेंट्स लिखा है उसको आप कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे, और यहां पर एक एंड में दोनों टाइप पे ब्रेसेस डाल देंगे। ठीक है, तो पहले जो भी आपको आइटम लिखना आपने लिखा, उसको कॉमा के थ्रू सेपरेट किया, और उसके दोनों एंड में क्या डालोगे? ब्रेसेस लगा दोगे। और इस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम भी दिया जाता है, और उस नाम को हमेशा कैपिटल लेटर में रखा जाता है। सपोज करो हमने इसको बोला सेट ए। क्या बोला इसको? सेट ए। कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, बी सी डी एफ कुछ भी आएगा, आपने उसको लिखा, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो ये सेट का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हुआ, और इस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म। ठीक है, व्हाट इज टैबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म? जहां पे जो भी सेट आपने बनाया है उसके एलिमेंट आपको साफ साफ देख के ही समझ में आ जाएगा कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं यहां पे। क्लियर? दूसरा तरीका, इसी चीज को अगर आपको बोला जाए कि इसी जो रिप्रेजेंटेशन आपने दिखाया है रोस्टर फॉर्म में, इसको आप कन्वर्ट कर दो किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे करोगे? यहां पे भी आप लिखेंगे सेट का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए। अगर ए लिखा है तो सेम चीज यहां पर भी एक लिखना। अब ब्रेसेस यहां भी डालना है, तो यहां पे आपने लिखा ब्रेसेस। अब देखो यहां क्या लिखोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो क्वेश्चंस आते हैं रिप्रेजेंटेशन का वो इन दोनों में से आएगा, और कंफ्यूज होते हो आप। सबसे पहला चीज क्या लिखोगे? ये जितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। इन पांचों को आप रिप्रेजेंट करोगे एक वेरिएबल के थ्रू, और वो वेरिएबल जनरली होता है x। ये चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, y डालोगे, लेकिन अगर यहां y लिखा तो आगे भी y लिखना। ठीक है, यूनिवर्सली सब लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप भी इन पांचों को आपने रिप्रेजेंट किया किसके फॉर्म में? एक वेरिएबल x। ठीक, उसके आगे लगाओगे कोलोन, और इस कोलोन का मतलब होता है सच दैट। इसका मतलब क्या होता है? सच दैट। अभी लिखना मत, लिखवाऊंगा मैं इसको ब्रैकेट करके। यहां पर लिखा x, तो लिखा सच दैट x इज अ वॉवल ऑफ अल्फाबेट, और यहां पर आपने एंडिंग में इसके ब्रेसेस डाल दिया। तो आपने यही सेम चीज लिखा है यहां पर। कितने क्या लिखा था आपने? ऑल द वॉवल्स ऑफ द अल्फाबेट आपने लिखा था। ये कौन सा फॉर्मेट था? रोस्टर फॉर्म था, और इसको आपने कन्वर्ट किया किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखो जब आप इसको कन्वर्ट करते हो बेटा, तो क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब डिफरेंस पे आते हैं कि कभी भी आप सेट्स को कन्वर्ट करते हैं तो उसको कैसे दिखा जाता है। ये जो सबसे पहला वाला एक्स है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ये एक्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट। अब यहां पे कितने थे? 5 थे, तो ये पांचों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है यहाँ पे? एक्स। फिर इसके बाद इसके आपने जो सेमी कोलोन डाला है, ये जो सेमी कोलोन है ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? सच दैट
इसका मतलब होता है क्या, सच दैट। और उसके बाद जो आपने एंड में कंडीशंस लिखा है, ये जो आंसर आपने यहां पे बनाया है, इसको बोलते हैं कंडीशंस ऑफ द, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर सेट, जो भी आपने लिखा है। ठीक, अब देखो इस सेट को पढ़ो। ए एक ऐसा सेट है वेयर एक्स रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट, एक्स का मतलब, सच दैट का मतलब, एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स का मतलब होगा एक्स इज अ वोवेल ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, तो क्या आपने इसी चीज को यहां पर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया? यस, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो होता है कि आपको ये वाला फॉर्म दिया रहेगा और बोलेगा रोस्टर फॉर्म के हेल्प से आप क्या बनाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसका उल्टा, इसके सेट बिल्डर फॉर्म के मदद से आप क्या बनाओगे, रोस्टर फॉर्म। ये सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन पार्ट, नोट करो जल्दी से। तो सबसे पहले पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा, आसान पॉइंट क्या था, डेफिनेशन ऑफ सेट, क्या होता है सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा क्या चीज का, रिप्रेजेंटेशन का। तो सेट को कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, दो फॉर्म में, पहला वाला का नाम रोस्टर, दूसरा का नाम सेट बिल्डर। चलो तीसरे पे आते हैं, टाइप्स ऑफ सेट लिखो। इसको टेबल के फॉर्म में बनाएंगे हम लोग। चार कैटेगरी हमें पढ़ना है और क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, बताइए ये कौन से टाइप का सेट है। पहला एक्सरसाइज, बहुत मेजर क्वेश्चंस इसी में से मिलेंगे आपको। चलो तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है बेटा एक ऐसा सेट जिसमें देयर विल बी नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट वेयर देयर विल बी नो एलिमेंट, देयर विल बी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एम्प्टी सेट को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे और इसको रिप्रेजेंट करोगे ब्रेसेस डाल के, और ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, बस आपने ये ब्रेसेस बना दिया, इसके अंदर में कुछ नहीं लिखना है। अगर आपने एम्प्टी से जनरली लगता है देयर विल बी जीरो एलिमेंट, एम्प्टी वर्ड से क्या लगता है, जीरो एलिमेंट। अगर तुमने यहां जीरो लिख दिया तो आंसर गलत है फिर, क्योंकि जीरो तो एक खुद में एलिमेंट हो गया। बात समझ रहे हो? तो कभी भी आपको यहां पे कोई भी एलिमेंट को पुट नहीं करना है। तो ये पहला सेट है, पहला कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। रिप्रेजेंटेशन जनरली आपको यही वाला दिखाई देगा, ये बहुत कम जगह दिखता है। डन, तो ये हो गया एम्प्टी। सेकेंड, ये कैसा होगा बताओ, नाम से ही लग रहा है, सिंगल है बेचारा। कितना एलिमेंट होना चाहिए इसमें, एक। तो सेट वेयर देयर इज ओनली वन एलिमेंट, वेयर देयर इज ओनली वन एलिमेंट। अब कुछ भी हो सकता है, आपने लेटर लिख दिया ए, या फिर लिख दिया वन, या लिख दिया इनफैक्ट जीरो। ऑल सच सेट जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, वन, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, थर्ड पे आओ। थर्ड इज कॉल्ड फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है बेटा कि जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट आप लिखेंगे सेट के अंदर, उसको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे लिखो काउंटेबल एलिमेंट्स। तो यहां जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा आप उसको काउंट कर सकते हो। वैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनाइट सेट। अब जैसे आपको बोला जाए ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100, पॉजिटिव ऑड नंबर्स, तो तुम बता सकते हो, बता सकते हैं कहां से शुरू होगा, 1 3 कहां तक जाएगा, 99। अब देखो अगर आप 1 3 से शुरू करते हैं, और अगर आप सपोज करो ऑड नंबर्स का एग्जांपल लेते हो, तो आप उसको कैसे दिखाओगे। सपोज करो सेट का नाम है ए,
1 से शुरू हुआ, 3, 5, 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बहुत होंगे इसमें, 7, 9, 11 ऐसे करके जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा एलिमेंट है कि यहां से लिखेंगे तो यहाँ पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर दूसरा लाइन भी हो सकता है चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग उसको क्या करेंगे, व्हेन देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स, हम लोग 1, 2, 3, 4 एलिमेंट लिखो, उसके बाद लगा दो 3 डॉट। ठीक है, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत होते हैं तो आपको 2, 3 लिखो, उसके बाद लगा दो 3 डॉट, और उसके बाद कॉमा लगा के लास्ट वाला क्या है, 99, इसको लिख दिया आपने। अब मुझे बताइए, इसके अंदर में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, क्या आप उनको काउंट कर सकते हो? काउंट किया जा सकता है। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। अब इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, तो कितने होंगे बताओ? इनफाइनाइट। क्या तुम उसको काउंट कर पाओगे? तो चलता जाएगा। तो क्या वो काउंटेबल सेट हुआ? नहीं। तो उसको हम लोग कहां पे लिखेंगे? अनकाउंटेबल सेट को हम लोग कहां पे डालते हैं फिर? इनफाइनाइट में। तो यहां पे लिखोगे बेटा इनफाइनाइट में, दिस इज, इट कंटेन्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर देना, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड दिस कंटेन्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन ये सेट है, भले आप उसको काउंट नहीं कर पा रहे हो, इतना ज्यादा है, बट वो भी एक सेट है। ठीक है, तो 4 चीज हम लोगों को पढ़ना था, 4 चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। डन। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा सेट है ये? एम्प्टी सेट है, पक्का? अब ये एम्प्टी सेट है, क्या ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? दोनों में से एक है, चलो इतना बता देते हैं। तो फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट हुआ? देयर आर नो एलिमेंट्स, उसको तो तुम काउंट कर सकते हो ना। देयर आर नो एलिमेंट्स, तो ये कौन सा हो गया? फाइनाइट सेट। तो एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होते हैं। अच्छा, एम्प्टी सेट के इसके बगल में लिख लो, इसको नल सेट भी बोलते हैं। कभी आपको ये भी नाम मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, नल सेट। ठीक, तो 4 फॉर्म ऑफ सेट आपके एग्जाम में आएगा, चारों का आपको मतलब समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट वाले टॉपिक पे, और उसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। लिखो कार्डिनल मेजरमेंट। अब अगर आपको सपोज करो एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, जनरली इसको अगर आपको सेट बिल्डर में लिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे? इसी चीज को अगर आपको सेट बिल्डर में दिखाना होगा तो क्या कैसे दिखाओगे? ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स, कंडीशन क्या लिखोगे? एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 की 6। तो ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6। इस तरीके से कंडीशन शॉर्ट में लिखेंगे। आप इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। अभी ये क्या लिखा हम लोग समझेंगे आगे जाके। ठीक है, क्या बोलता है? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और सेकंड कंडीशन भी लगाया है, एक्स का वैल्यू 6 से छोटा होना चाहिए। या तो ऐसे लिखो या पूरा स्टेटमेंट भी लिख दो, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, वो भी सही है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस तरीके को फॉलो करेंगे क्योंकि ये आसान है, जल्दी लिख पाओगे। अब देखो यहां पर आपने ये सेट लिखा है, मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? तो इसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब निकालने जाओगे तो उसको बोला जाता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ सेट। क्या बोलते हैं? तो उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल n, जो भी सेट है उसका नाम, यहाँ पे सेट का नाम क्या है? यहाँ पे a, तो आप जो भी सेट का नाम है वो लिखेंगे NA, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। ठीक है, दिस NA रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, और इसको बोला जाता है कार्डिनल मेजरमेंट। इसका एक और तरीका है लिखने का, कार्डिनल को हम लोग ऑर्डर भी बोलते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका O, ऑर्डर ऑफ सेट जो भी नाम दिया हुआ है A, और वो भी सेम ही चीज को बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं। क्लियर? तो आपसे अभी क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताना है, कार्डिनल मेजरमेंट निकाल के देना है सेट में। ठीक है, यहां पे हो गया पॉइंट बेसिक। अब एक कॉमन पॉइंट है, उस पॉइंट को भी आप लिख ले।
कि एक सेट जब हम लोग बनाते हैं उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग को रिपीट नहीं करना होता, ठीक है। जनरली लिख लो, जनरली सेम एलिमेंट्स should not be repeated while defining set. अब हमारे सामने दो सेट है, एक सेट है इसको 3 है, दिस इज नंबर 3। यहां पर एक सेट है 1 2 3, कितने एलिमेंट है यहाँ पे 3। दूसरा सेट हमारे पास बी, यहां पर नंबर है 1 2 2 एंड 3। क्या यहाँ पे किसी को आपने रिपीट किया है, 2 को रिपीट किया है, तो उसको हटा के लिखना ज्यादा अच्छा है, मतलब उसको हटा के ही लिखना था। अभी दोनों सेट बराबर सेट हो जाएंगे, क्यों, यहां भी एलिमेंट कौन कौन सा है 1 2 3, वहां पे भी क्या है 1 2 और 3 है, रिपीट कर दिया आपने, वो गलती है हमारी, उसको हटाना होगा। तो जनरली कभी भी सेट लिखोगे तो बेटा उसको रिपीट नहीं करना है, इसके अंदर में जो एलिमेंट होंगे वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तो जब सेट का डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था तो हम लोग लिखा था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लिखना चाहो वहां पे मार्क कर लो, ऊपर में एरो लगा के अगर आप लिखते हैं वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ सेट, जहां पे डेफिनेशन लिखा था पॉइंट नंबर 1 पे वहीं पे लिख लो, हाँ ठीक है। यहां पे लिखा था ना हमने वेल डिफाइंड, आगे में यहां पे एरो लगा लो इस तरीके से, डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया, डिस्टिंक्ट वर्ड मतलब सेम एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड व्हाइल राइटिंग एनी सेट। डन, चलो तो हमारा सारा पार्ट ओवर है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज नॉट अ सेट, गिव योर रीजन। पहला, कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, सेट है कि नहीं है, सेट है कि नहीं है, है, क्यों है सेट ये, बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड, फॉर एवरीवन इट विल बी सेम, कोई भी नया आदमी आएगा उसके लिए हमेशा कलेक्शन ऑफ बॉयज सेम ही रहेगा, 40 बच्चा तो 40 बच्चा ही है, चाहे प्रिंसिपल के लिए चाहे पीटी टीचर के लिए, ठीक। आगे आते हैं, सेकंड, कलेक्शन ऑफ ऑल द मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली मेड ड्यूरिंग मुगल पीरियड, ये क्या है बताओ, सेट होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, वेल डिफाइंड है, कुतुब मीनार है तो है, और भी जो भी जामा मस्जिद है तो है, जो भी चीज आपने बनाया वो तो एग्जिस्ट करता है, इट इज वेल डिफाइंड फॉर एवरीवन, तो सेट होगा कि नहीं होगा। थर्ड वाला बताओ, वजह, वजह, तो ये ठीक है। लास्ट वाला बताओ, क्यों, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका x का आंसर आएगा, क्या क्या आंसर आ सकता है, 4 इंटू 2 करेंगे -4 + 2, तो एक आएगा -4 + 2, तो एक आएगा आंसर 4 और दूसरा आएगा x का वैल्यू, तो ये दुनिया में कोई भी इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा सबका आंसर वही आएगा, तो इट इज अ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। अब आइए बेटा यहां पे 4th नंबर पे, द कलेक्शन ऑफ, आएगा क्या, सबके लिए सेम होने वाला है, नहीं, किसी के लिए कुछ होगा किसी के लिए कुछ होगा, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, तो ये सेट नहीं है, आंसर अपने से लिख लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, इसको आप अपने से लिखना, आसान है, रीजन समझ गए, नेक्स्ट पार्ट पे आइए। अच्छा, हम लोगों ने बिलोंग्स टू वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। अब देखो, अगर आपने लिखा है सपोज करो एक सेट 1 2 3, ठीक है, तो ये सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। अब आपसे पूछा जाएगा एक एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट 3, क्या ये एलिमेंट 3 इस सेट ए का पार्ट है या नहीं है। अगर इसका ये पार्ट है तो हम लोग बोलेंगे कि दिस एलिमेंट 3 बिलोंग्स टू सेट ए, ये साइन क्या चीज का होता है,
तो आप इसको बोलेंगे कि भाई ये जो एलिमेंट 3 है इट बिलोंग्स टू सेट ए। अगर यहां पर आपने एक नंबर ले लिया, सपोज करो 5, क्या 5 इस सेट का पार्ट है? क्या 5 प्रेजेंट है यहाँ पे? नहीं। तो आप बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू, तो इसको ऐसे करके लिख के क्रॉस कर देना है, और इसका मतलब क्या होता है? डज नॉट बिलोंग टू। नोट कर लो इसको, पॉइंट में ही नोट कर लेना जहां हम लोगों ने थ्योरी लिखा है, पॉइंट नंबर 5 में नोट कर लो थ्योरी वाले पे। आपको बताना है बिलोंग्स टू है या बिलोंग्स टू नहीं है। तो इंसर्ट द करेक्ट सिंबल, आइदर बिलोंग्स टू या फिर नॉट बिलोंग्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो भाई, ए का वैल्यूज आपको दिया हुआ है, बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है और सी का दिया हुआ है। अब बेटा एक चीज यहां पे ध्यान से देखो, ए तो आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5। बी ना सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। जो बी आपको दिया हुआ है ये कौन से फॉर्म में है? सेट बिल्डर। जब भी आंसर निकालते हो, जब ये सेट बिल्डर में दिया रहे, जनरली सबसे पहला काम क्या करोगे? उसको कन्वर्ट कर लेना कौन से फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो यहां पर देखो क्या बोला, बी में ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 4। बताओ भाई 4 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 1 इंटू 4, तो एक होगा 1 इंटू 4, दूसरा 2 इंटू 2, तीसरा यही हो सकता है। अब यहां पर कैसे लिख दे? 1 4 2 2 4 1, ये सही है? सही क्यों नहीं है? क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 1 2 एंड लिख लिया। तो जब भी कभी भी कोई सेट आपको आ जाए सेट बिल्डर में, तो सबसे पहला काम उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? रोस्टर फॉर्म में, सही आंसर लिखने के लिए। आते हैं लास्ट वाला है सी 1 4 9। चलो ये आ गया। अब आपसे पहला वाला पूछ रहा है 4 बिलोंग्स टू और नॉट ए, तो यहां पर आप साइन लगाएंगे बिलोंग्स टू। 3 बिलोंग्स टू बी, यस और नॉट, तो यहां पर आप लिखेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू। 9 बिलोंग्स टू सी, तो यहां पे अरे 9 बिलोंग्स टू सी। चलो 1 बिलोंग्स टू बी होगा, तो 1 बिलोंग्स टू बी। लास्ट वाला बताओ, सी बिलोंग्स टू सी, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इजी। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है? जो आएगा वो अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा। आगे चले। इफ a is equals to this, then write which of the following statement are true। और क्वेश्चन कहां है? कहीं और चला गया क्या? हाँ चलो कोई बात नहीं, आप किताब में देखिए, पहले वाले पार्ट में आ जाओ। इफ a is equals to then which of the following statements are true। पहला वाला बताओ, 3 belongs to a, पहला वाला सही है तो ट्रू। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा वाला बोल रहा है 5 9 belongs to a, थर्ड वाला फॉल्स है, क्यों? 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, हाँ तो 8 तो है नहीं उसमें, तो ट्रू होगा, तो यहां पे भी आ गया ट्रू। चलो 4 पे आओ, 9 डज नॉट बिलोंग टू ए, ये तो फॉल्स है। पांचवा 3 बिलोंग्स टू ए, ध्यान से देखो 3 बिलोंग्स टू ए, देखो उसमें क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है, ठीक है? अगर आपको ऐसा लिखा हुआ था 3 बिलोंग्स टू बी, क्या इन दोनों में फर्क है? ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे 3 क्या है? एलिमेंट। और बेटा ब्रेसेस डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? सेट, ठीक है? तो ये 3 तो एलिमेंट है बी का, सेट, ये सेट 3 एलिमेंट नहीं है, समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा फिर? दिस इज फॉल्स। वाई? बिकॉज सेट ऑफ 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जो भी आपको सेट दिया हुआ ए। आगे आइए, ये भी फॉल्स होगा, क्यों? ये भी क्या है? सेट है। 5 और 7 होता तो सही होता, 5 7 सही होता, तो लास्ट वाला 6 भी फॉल्स। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पढ़ो क्वेश्चन किताब में। तो सारा एक ही साथ दे दिया क्या? ओह बहुत है क्या? जूम तो कर दे रहे।
पहला वाला आप लोग स्टार्ट कीजिए। दिख रहा है आप सबको? सबको आपको रिप्रेजेंट करना है, यूज द रोस्टर मेथड, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। सब में जनरली सेट का नाम क्या रखना चाहोगे? ए ही रखते हैं। बोल रहे हैं द काउंटिंग नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस देन 50। बोलो कौन कौन से होंगे? से लेकर लेस देन 50 है ना, तो 48। सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा? सबसे पहला होगा, बोल रहा है एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर नंबर लेस देन 10, तो 1/1 सबसे पहला होगा। फिर अप टू 1/9। 10 तो नहीं हो सकता, लेस देन 10 बोल दिया तो ठीक है। थर्ड नंबर, ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब कैपिटल N का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। एंड x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 84। तो 84 का फैक्टर निकालोगे पहले, चलो फैक्टर्स बताते जाओ। सबसे पहला फैक्टर 1 इंटू 84, फैक्टराइजेशन करते हैं, चलो अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं। फिर क्या हो सकता है? 2 इंटू, अच्छा चलो प्रॉपर उसी तरीके से फैक्टर बना लो आप। टू से गया कितना? फिर खत्म। तो फैक्टर्स आ गए हमारे पास 2, 2, 3, 7 एंड 1। अब यहां पे बोल रहा है प्राइम फैक्टर, इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है? तो क्या क्या लिखेंगे बस, ठीक है। दिस इज थर्ड। फोर्थ पे आइए, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड 8। ऑड इंटीजर्स लिखना आपको, दिस इज पॉइंट नंबर 4। तो बताओ भाई -4 के बाद वाला कौन सा है? -3। फिर लेस देन कितना बोला है? लेस देन 8, तो बस यही आएगा। कंडीशन समझ में आ रहा है आपको? अभी यहां पे दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इससे आपको रोस्टर बनाना है। अगली बार हो सकता है सेट बिल्डर दे देगा बनाने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x, सारे के सारे नेचुरल नंबर x फॉर विच x प्लस 6 इज लेस देन 10। तो बताइए भाई पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो पहला 1, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 7, 7 लेस देन 10 है, तो यहां पर आप 1 लेंगे और क्या लेंगे? 2, फिर 3। अगर 4 ले लोगे तो 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 10, इक्वल टू 10 हो जाएगा। नहीं ले सकते तो बस 1, 2 एंड 3। चलो 6 नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इस बार इंटीजर x फॉर विच x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 10। तो बताइए कौन कौन सा नंबर यहां पे 4 से लेके 4, 5, फिर 6, 7 डॉट डॉट डॉट। जब इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग, तो आप क्या करते हैं, जो भी नंबर आप लिख रहे हो कॉमा लगाइए और 3 डॉट दो के छोड़ दीजिए, तो ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू तो इनफाइनाइट सेट जाएगा। देयर आर मेनी इनफाइनाइट इंटीजर। आइए 7 नंबर, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर x फॉर विच x प्लस 6 इज लेस देन 10। कर सकते हैं? बताइए। सबसे पहला कौन सा नंबर होगा? ऑल इंटीजर x प्लस 6 इज लेस देन 10। इनफाइनाइट आने वाला है, तो एलिमेंट्स बताइए इसमें कौन कौन से आप डाल सकते हैं? माइनस से शुरू करोगे कि पॉजिटिव से शुरू करोगे? जैसे यहां पे अगर तुम 3 डालते हो तो 6 प्लस 9 क्या हुआ?
6 प्लस 3 क्या हुआ 9, 3 के बाद फिर उसके बाद वाला कौन सा आएगा 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2, कहां तक जाएगा ये इनफाइनाइट, डॉट 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 देके छोड़ दो। 8th, set of all integer for which 60 by x is a natural number, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो बताइए भाई इसे कितने इंटीजर हो सकते हैं 60 से, बताओ 1 ले सकते हैं क्या? अगर 60 by 1 करेंगे तो 60 आंसर आएगा, 60 नेचुरल नंबर है, हाँ है, तो आपने लिखा 1। 2 ले सकते हो क्या? 60 by 2 कितना होगा 30 इज द नेचुरल नंबर। 3 ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 के बाद बताओ कौन सा नंबर आना चाहिए 20 के बाद, उसके बाद ठीक है। तो आपको बेटा जो भी कंडीशन दिया हुआ है कंडीशन को अच्छा समझो, उसके हिसाब से आंसर निकलते जाएगा आपका। यहां तक लिख लिया हम लोगों ने। चलो पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं। बताओ 9th का कंडीशन है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू i। i का मतलब इंटीजर। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, एक होता है i और दूसरा होता है z। तो i से भी इंटीजर है और z से भी इंटीजर। रैशनल नंबर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं q से। तो एक बार कहीं पर लिख लो तो तुम लोग भूलना जाना, कैपिटल N फॉर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर के लिए और होल नंबर के लिए इंटीजर्स के लिए आइदर i या फिर z। इंटीजर्स के बाद आता है रैशनल नंबर, उसके लिए फिर आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल जनरली हम लोग को आएगा नहीं क्वेश्चन में, बट लिख लो t। क्या क्यों के ऊपर बार नहीं, यहां पे t से रिप्रेजेंट करना। और फिर आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर तो फेवरेट है सबका r। पूरा का पूरा जो चैप्टर रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे, पूरा का पूरा रिलेशन और फंक्शन इसी पर बेस्ड रहेगा। रियल नंबर्स, जनरली रियल नंबर्स का ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो बेटा यहां पर ना, अगर आपको इंटीजर में बोलेगा पॉजिटिव इंटीजर तो आई के ऊपर प्लस लगा देना। अगर आपको बोलेगा नेगेटिव इंटीजर तो आई के ऊपर नेगेटिव। सिमिलरली बोलेगा पॉजिटिव रियल नंबर तो आर के ऊपर प्लस, नेगेटिव रियल नंबर तो आर के ऊपर माइनस। तो प्लस माइनस हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। नेचुरल नंबर में तो बोल ही नहीं सकता, होल नंबर में बोल ही नहीं सकता। नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है, होल नंबर नेगेटिव होता है नहीं, इन पे नहीं बोलेगा, उसके आगे दिस इज पॉसिबल। ठीक है, हटा दे इसको। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9। x बिलोंग्स टू इंटीजर और x का वैल्यू कहां से कहां तक है -1/2 से लेके 9/2। बताइए भाई, अच्छा ये i लिख दिया ना, हाँ ठीक है। a -1/2 का मतलब -0.5। -0.5 से बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इंटीजर होना चाहिए? -0.5 इज नॉट इंटीजर, कौन सा होगा 0। फिर और 9/2 का मतलब 4.5। 4.5 से छोटा मतलब 4 ही होगा फिर तो, बस यहाँ पे क्लोज हो गया। 9/2 4.5 से बड़ा हो जाएगा 5, तो 5 नहीं लिख सकते हम लोग, तो रुक गए हम लोग। आगे चलिए 10th नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये आपको इक्वेशन दे दिया है 4x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 15। x का वैल्यूज बताना है। इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है आप लोगों को? आता है ना? चलिए तो सॉल्व करते हैं। दिस इज कंडीशन इज 4x - 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 15। तो 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा 18। ठीक है, +3 दोनों साइड में। फिर x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 18/4 मतलब 9/2। वैल्यूज मिल गया। अब यहां पे क्या बोला है x क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए
नेचुरल नंबर। तो चलो भाई एक्स सेट ए है हमारे पास, क्या क्या वैल्यूज हो सकता है एक्स का? 1 2 3 एंड 4। 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि बड़ा हो जाएगा फिर, तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। इजी है। पहला वाला एक्सरसाइज बेटा वाकई में बहुत इजी है। चलिए 10th नंबर, बताओ आंसर क्या क्या होगा? यहां पे बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x का स्क्वायर करेगा तो वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन सा हो सकता है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 4 5 एंड 6। चलो ये बहुत आसान है। 12th नंबर, x बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर है। बोल रहा है x स्क्वायर करेंगे तो लेस देन 16 आएगा। कौन कौन सा हो सकता है? -3 -2 -1 0 1 2 एंड, ठीक है। अगला, सेट ऑफ ऑल द डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम। बताओ भाई, इन आवर नंबर सिस्टम कहां से कहां जाओगे? क्यों क्यों? कितने डिजिट्स हो सकते हैं? 9 तक हो सकते हैं, ठीक है। आगे अब इसको वर्ड में सेट ऑफ ऑल द लेटर्स, लेटर्स लिखने बोला है। लेटर्स तो लिख दोगे अलग अलग, रिपीट करोगे क्या? जैसे यहाँ पे कोई लेटर आ रहा है, जैसे ओ 2 बार आ रहा है, तो क्या आप उसको 2 बार लिखोगे अलग अलग? नहीं, सारे टी भी 2 बार आ रहा है तो सारे लेटर्स को एक एक बार लिखना है, बना लोगे। आगे आते हैं 15, सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बहुत आसान है, विच प्रीसीड्स क्यू। तो ए ई आई ओ, पी ओ पी क्यू आर एस, हाँ ठीक है, ओ तक लिखेंगे, यू को नहीं लिख सकते बस, ठीक है। तो यहां पे 4 आएगा, ए ई आई ओ। लास्ट वाला, x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। बताओ भाई कौन कितने कॉन्सोनेंट्स आएंगे? मतलब वोवेल्स को हटा देना है अपने को, वोवेल्स को हटा देना है और k के पहले तक का लिखना है। तो आई जे के, जे तक लिखना आपको, उसमें वोवेल्स नहीं होना चाहिए, बस लिख लोगे। चलो तो ये पार्ट कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने बेसिक सारा पढ़ लिया है। अगली क्लास में इसके आगे की एक्सरसाइज और फॉरवर्ड क्वेश्चंस।